खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के भदोई से बीजेपी सांसद को फोन पर धमकी मिली है। सांसद रमेश चंद बिंद से फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रुपए न देने पर सांसद और उनके बेटे का अपहरण कर हत्या की धमकी दी गई है। इसको लेकर सांसद ने लखनऊ के आशियाना में मुकदमा दर्ज कराया है। सांसद रमेश बिंद ने बताया वो अपने लखनऊ स्थित आवास पर थे। रात करीब 8:30 बजे उनको फोन आया। जब उन्होंने फोन उठाया तो सामने से बात कर रहे व्यक्ति ने उनको गाली दी, जिसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। कुछ देर बाद दोबारा उसी नंबर से फिर फोन आया और 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रुपए न देने पर उनको और उनके बेटे का अपहरण कर हत्या करने की धमकी दी गई है। लगभग 20 साल हो गया पॉलिटिक्स, ऐसा फ़ोन कभी नहीं आया था। असंसदीय अमर्यादित ढंग से ढंग से बदतमीजी गाली गलौज के तरीके से बात किया। फिर मैं उसकी भावना को समझ गया और उस टेलीफोन को मैंने काट दिया। फिर इसके बाद तुरंत दोबारा फ़ोन आया 1 मिनट के बाद। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने रिसीव किया तो उसने यही बात कहा कि साले मैं जो कह रहा हूँ सुन नहीं रहे हो। तो उन्होंने अपना जो डिमांड किया, अपना पैसे का डिमांड किया, न देने पर मेरे लड़के का अपहरण करने के बाद हत्या कर देंगे। इसी ढंग से उसने फिर किया। फिर मैंने टेलीफोन काट दिया। मैंने यह कर काट दिया, ये मेरे बस की बात नहीं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से बीजेपी सांसद को फोन पर रंगदारी के लिए धमकी दी गई है? वो बता दें, बीजेपी सांसद से जिस तरह से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है, तो कहीं ना कहीं बदमाशों के बुलंद हौसलों का ये प्रमाण देखने को मिल रहा है। आखिरकार जिस तरह बीजेपी सांसद से इस तरह का फोन आ सकता है तो आम जनता का क्या हाल होगा। फिलहाल पुलिस बीजेपी सांसद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर है। ना ही वो उसको सेलफोन लोकेशन ट्रेस हो पाया है, ना ही आरोपियों की कोई शिनाख्त हो पाई है। फिलहाल पुलिस टीम का यह कहना है कि आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है और जल्दी ही कमिश्नरेट पुलिस नतीजे पर पहुंचकर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह बात साफ हो पाएगी कि आखिरकार उन्होंने किस कारण से बीजेपी सांसद को फोन कर यह धमकी दी और बेटे और उनकी हत्या करने की भी धमकी दी। हिमांशु, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से तमाम दावे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं अपराध को खत्म करने के, उसके बावजूद जिस तरीके के ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अब बीजेपी सांसद को यहाँ पर धमकी मिली है, फोन पर रंगदारी के लिए फोन किया गया है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवालिया निशान लग रहे हैं। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था के सक्रियता और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। जिस तरह से एक बीजेपी सांसद पर धमकी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जहाँ एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराधियों को प्रदेश छोड़ने की हिदायत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बेखौफ बदमाश उनके ही सांसद को फोन पर धमकी दे रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह कि आखिरकार ऐसे आरोपियों को पुलिस कब तक और कितनी सख्त कार्रवाई करती है। फिलहाल अभी तक मामले में नतीजा सिफर है और मामले की पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का पुलिस टीम दावा कर रही है। जी हिमांशु, वहीं सांसद की तरफ से किसी तरह की कोई यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराई गई है पुलिस में, और पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? जी आपको बता दें, सांसद की तहरीर पर पुलिस ने 2 दिन पहले मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक आरोपियों की तलाश नहीं हो पाई है। मामले में जब पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि जिस सेलफोन नंबर से बीजेपी सांसद को धमकी दी गई वह नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। नंबर ऑफ होने के कारण उसकी लोकेशन अभी ट्रेस नहीं हो पा रही है। फिलहाल आगे की पड़ताल की जा रही है, सर्विलांस टीम की मदद ली जा रही है। पुलिस के अफसरों का दावा है कि सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेगी और ठोस कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलवाएगी। चलिए हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो यूपी के भदोई से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर सांसद और उनके बेटे का अपहरण करने की धमकी फोन पर दी गई है। तो बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हापुड़ से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक को फोन पर धमकी मिली है। अज्ञात युवकों ने फोन पर जान से मारने की धमकी उन्हें दी है। बता दें कि पूर्व विधायक ने थाना बहादुरगढ़ में
पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। तो थाना बहादुरगढ़ पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक को फोन पर धमकी मिली है। थाना बहादुरगढ़ पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हापुड़ से ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक को फोन पर अज्ञात युवकों ने जान से मारने की धमकी दी है। वहीं पूर्व विधायक ने थाना बहादुरगढ़ में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। थाना बहादुरगढ़ पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमजद हापुड़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से अज्ञात युवकों ने फोन पर समाजवादी पार्टी के विधायक को धमकी दी है जान से मारने की? मैं आपको जानकारी देते बता देना चाहता हूँ, समाजवादी के पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक मदन चौहान जो है गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इनको जो है एक पूर्व की बात है जिन्होंने शिकायत थाने में बहादुरगढ़ में दी है और शिकायत के अनुसार जानकारी ये मिली है कि किसी 2 युवकों द्वारा जो है अभद्रता की गई है और विधायक जी ने जब उनसे नाम पूछा तो फिर उन्होंने जो है जान से मारने की धमकी दी है और विधायक जी ने थाना बहादुरगढ़ में शिकायत पत्र दिया है, जिस पर पुलिस ने केस दोनों के खिलाफ अज्ञात युवकों के दर्ज कर लिया है और सर्विलांस टीम जो है लगातार जो है मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर रही है। और सीओ पवन कुमार हमारे गढ़ क्षेत्र के जो उनका कहना है कि सर्विलांस की 3 टीमें इसमें लगा दी गई हैं और जल्दी जो है आरोपियों का जो जिन्होंने धमकी दी है मंत्री जी को, उनको जल्दी हिरासत में ले लिया जाएगा और आगे कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाएगी कि अन्य किसी ऐसे भले ही पार्टी का हो या सपा का या कोई बीजेपी कोई भी नेता हो, किसी को इस तरीके से क्राइम कंट्रोल करने के मद्देनजर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमजद, वहीं अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से तमाम दावे तो जरूर किए जाते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, साथ ही साथ इस तरीके के अपराधों पर लगाम भी लगाई जाएगी, लेकिन देखने को कुछ और ही मिल रहा है। यहाँ पर लगातार जो पूर्व विधायक हो गए या फिर कोई मंत्री हो गए या फिर कई लोगों को इस तरीके की धमकियां यहाँ पर मिल रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी एक बात देखा जा रहा है कि क्राइम जो है हमारी से योगी सरकार जो है क्राइम में फेल हो रही है, ताकि इस तरीके से अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं। कहीं अपहरण की घटना की जा रही है, कहीं जो है जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस तरीके से देखा जाए तो अपराधियों के जो है अभी कोई खौफ सरकार का लग नहीं रहा कि जो है सरकार के जो है खौफ अपराधियों के बीच आया है और क्राइम कुछ कम हो रहा है। क्राइम लगातार बढ़ रहा है और जो क्रिमिनल टाइप लोग हैं पूरा अपना फायदा उठा रहे हैं इस तरीके से। चलिए अमजद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पूर्व विधायक ने थाना बहादुरगढ़ में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भदोई से है, जहां पर बीजेपी सांसद को धमकी मिली है। तो फोन पर बीजेपी सांसद से रंगदारी के लिए फोन पर धमकी दी गई। वहीं दूसरी तस्वीर हापुड़ की है, जहां पर सपा के पूर्व विधायक को धमकी दी गई है। तो अपराधियों के हौसले बुलंद उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं और प्रशासन के दावों पर साफ तौर पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। गाजियाबाद में किसानों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। तो किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों के बीच महिलाओं ने थालियां बजाई और सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर रास्ता भी जाम कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से। किसानों का जोरदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं ने थालियां बजाकर और सड़क जाम कर अपना रोष जाहिर किया है। तो किसानों का जोरदार प्रदर्शन गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव यहां पर कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? किसानों का जोरदार प्रदर्शन गाजियाबाद में चल रहा है। आपको बता दूं कि गाजियाबाद के जो किसान हैं ये अपनी एक समान मुआवजे की मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीने से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं और कई बार इनकी अधिकारियों से वार्ता भी हो चुकी है। कई बार इनको आश्वासन दिया गया है कि इनकी मांगों को मान लिया जाएगा। पिछले दिनों की बात है कि इन्होंने अर्धनंग होकर भी प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक इनकी कोई मांगे मानी नहीं गई है, जिसके चलते आज इन्होंने गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर आकर थालियां बजाई हैं, जिससे सरकार को जगाने का काम इन्होंने किया है आज।
अरुण, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी किसानों को आश्वासन दिया जा चुका है और पिछले 2 महीने से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह होती है कि इस तरीके के जब तक उग्र ये प्रदर्शनकारी जब तक उग्र ना हो जाएं तब तक किसी तरह का कोई समाधान यहाँ पर नहीं निकाला जाता है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं और फिर उसके बाद मजबूरन ये किसान ऐसे सड़कों पर उतर आते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं किसानों की, तो किसानों के साथ ये सरकार का कह दीजिए या प्रशासन का कह दीजिए, हमेशा ढीला रवैया रहा है कि जैसे कि अब ये आज अपने उग्र प्रदर्शन पर उतर चुके हैं और अब से पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास, अधिकारी के पास सिर्फ एक आश्वासन होता है। इनका सबसे पहली मांग जो है यही मांग है कि हमें एक समान मुआवजा मिले, लेकिन अभी तक एक समान मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यानी कि चेहरे देखकर जो बड़े उद्योगपति हैं, जिनकी जमीन यहाँ पे पहले जो बड़े काश्तकार हैं या बड़े किसान हैं, उनकी जमीन को उनके मन मांगे रेट पर लिया जा रहा है, लेकिन जो छोटा किसान है जिसके पास पर्याप्त साधन भी नहीं है, उनकी जमीन को जबरदस्ती या प्रशासन के दबाव में आकर खरीदा जा रहा है। इसके लिए एक बार बड़ा ये सवाल उठता है कि प्रशासन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, जिसके लिए आज किसानों को, जो देश का अन्नदाता है, उसको रोड पे आना पड़ा है। जी चलिए अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो गाजियाबाद में किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे बात बाराबंकी की, तो बाराबंकी में धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद में लापरवाही होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। हैदरगढ़ रोड पर बडेल कस्बे के पास सैकड़ों धान लदी ट्रॉलियों के साथ किसानों ने प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर अभय पांडे ने किसानों को धान खरीदने का आश्वासन दिया है। तो सैकड़ों ट्रॉलियों के साथ किसानों ने सड़क पर डेरा डाल दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दीपावली का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 17 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनकी कुल लागत 614 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिवाली का तोहफा दिया है। पीएम ने वाराणसी में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर का उन्नयन, सीवरेज संबंधित कार्य, गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रबंध, बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, 100 मीट्रिक टन कृषि उपज क्षमता वाले गोदाम, आईपीडीएस चरण 2, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए एक आवास, वाराणसी शहर के स्मार्ट लाइटिंग कार्य, 105 आंगनवाड़ी केंद्र और 102 गौ आश्रय केंद्र शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान दुधाश्वमेध घाट और खिड़कियां घाट का पुनर्विकास, पीएसी पुलिस बल के लिए बैरक, काशी के कुछ वार्डों का पुनर्विकास, बनियाबाग में पार्क के पुनर्विकास के साथ पार्किंग सुविधा, गिरिजा देवी संस्कृत संकुल में बहुउद्देशीय हॉल के उन्नयन सहित शहर में सड़कों की मरम्मत और पर्यटन स्थलों के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी में जो भी हो रहा है वो बाबा विश्वनाथ की कृपा से हो रहा है। प्रधानमंत्री बोले, अब काशी स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बन रहा है। धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और डाला छठ आप सब लोगन के बहुत बधाई हो। माता अन्नपूर्णा आप सबके धन धान्य से समृद्ध करें।
हमार कामना हो कि बाजारन में रौनक और बढ़े, मेरी काशी की गलियां गुलजार हो और बनारसी साड़ियों का कारोबार भी चमके। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से लोकल सामान का उपयोग करने की अपील की। साथ ही पीएम ने कहा, सिर्फ दिए लेना ही लोकल नहीं है, बल्कि देश में जो भी सामान बनता हो उसका उपयोग करें। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल। इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा। यूपी सरकार पीएम मोदी ने कहा कि काशी ने जो मांगा मुझे जी भरकर मिला है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। मैं अपील करता हूं कि आप लोकल का ही प्रयोग करें। लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है। तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही, जो लोग इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी। इसलिए मैं देशवासियों को दिवाली की पूर्व बार बार आग्रह करता हूं कि हम लोकल के लिए आग्रही बने। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री बने, तब से काशी को कई सौगातें मिल चुकी है। बहुत बहुत बधाई। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का फायदा सीधे तौर पर वाराणसी को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। शहर व देहात की विकास योजना में पर्यटन भी हो,